तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया को एंड दिखाया जाता है। यहाँ पर रिसोर्सेस खत्म होने के साथ साथ दुनिया पर गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। इतनी गर्मी की अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी और इस बर्फ में जमे हुए वायरस ने जमीन पर कई किस्म की बीमारियां फैलाए गए, जिससे बचे कुछ इंसान भी तेजी से मारे गए। सभी मुल्कों की गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने जान बचाने के लिए दुनिया को छोड़ के जाने का फैसला किया और रॉकेट के जरिए दूसरे प्लानेट पर जाने लगे। पर उनका यह प्लान इतना आसान नहीं था। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह दूसरे प्लानेट पर पहुंचेंगे कैसे, और न ही वह यह जानते थे कि वह सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में बहुत सारे रॉकेट स्पेस में जाते ही तबाह हो गए और लोग स्पेस में ही मारे गए। अब दुनिया में जितने बच्चे कुछ इंसान रह गए थे वो भूख और प्यास के मारे मारे गए और कुछ आपस में लड़ाई करके ही मर गए। अब दुनिया पर हमें अकेली बची हुई ईवा को दिखाया जाता है, जो कि पहाड़ों के ऊपर बनी मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। यह मिलिट्री बेस इसके डैड ने बनाई थी और ये रोबोट ने भी उसके डैड ने ही बनाया था। रोबोट ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी करता था ताकि कोई भी ईवा को नुकसान न पहुंचाए और ना ही कोई ईवा की चीजें चुरा ले जाए। आज भी जब ईवा को जरूरी सामान लेने के लिए नीचे जाने लगती है तो रोबोट उसे जाने से पहले एडवाइस देता है कि नीचे का पानी नहीं पीना है और अपनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई लेकर जानी है। नीचे जाते पर हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। इस तबाह हुई दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढकर वहां चली जाती है, अपनी जरूरत का सामान लेती है और वहीं पर उसे एक लेमन ट्री दिखाई देता है। वो जानती थी कि आज के दौर में उन्हें उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह उम्मीद उसने नहीं हारी और वाइट सोर्स को भी उठाकर यहाँ से बाहर निकाल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि कोई सर्वाइवर उसे अपने जैसे मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे कोई भी नहीं मिला। तो उसने सुपर स्टोर के बाहर ही अपनी लोकेशन दे दी। अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वह उसके साथ आकर रहने लगे। ईवा जब घर आई तो हमें दिखाया जाता है कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा ईवा को अपने घर के जाने से पहले रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ रहा था, चाहे वह 10 मर्तबा गाड़ी से गेट तक क्यों न जाती हो। एक मर्तबा तो ईवा तंग आ गई थी और वह ईवा ने गलत पासवर्ड लगा दिया और उसके गलत पासवर्ड लगाते ही रोबोट ने उसके सर पर गन तान देती है और अपने आप को बचाने के लिए ईवा उसका सही पासवर्ड लगा देती है। अब घर जाते ही कपड़ों को समेट लेती है और ताकि वह नीचे का वायरस उसके कपड़ों पर लगा हो तो वह धुल जाए, और उसके बाद हमें काम पर लग जाती है। उसने अपने घर के अंदर ही एक ग्रीन हाउस बनाया था जिससे वह अपने जरूरत का सामान उगाती थी। उसकी इस अकेली जिंदगी में और कुछ था भी तो नहीं, अपने लिए सामान उगाना, अपने लिए सप्लाई लेकर आना और अपने ही लिए एनर्जी बनाना। आजकल वो अपने घर पर सोलर इलेक्ट्रिक बना रही थी ताकि एनर्जी की कोई कमी ना रहे। ईवा अकेले ही ये सारे काम करती का रोबोट बस घर के चारों तरफ घूमता रहता। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है, लेकिन ये एआई मजाक को बिल्कुल नहीं समझ पाते। खैर अब ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और रोबोट यहाँ पर उसे शादी की डिफिनेशन बताता है और कहता है कि एक रोबोट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। ईवा उससे कहती है कि फिर मेरा क्या होगा, इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन यहाँ पर क्या। और रोबोट के दरीने बातें वाले पर हमें पता चलता है कि उसके डैड ने यह बेस बनाने के बाद अपने बटालियन के पास गए और ईवा को यह कहकर गए थे कि वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, अब वह नहीं आए। एआई रोबोट को भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी। अब रोबोट ने उसे कहा कि मैं सिर्फ 40 साल तक ही काम कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा। ईवा मजाक में उससे कहती है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा रोबोट ढूंढ लाऊंगी। अब ईवा उससे रोबोट के रूल्स पूछती है। रोबोट बताता है कि हम किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल्स यह था कि उन्होंने इंसानों को दी हुई ऑर्डर्स को फॉलो करना था और तीसरा रूल यह था कि वो अपने आप को जिंदा रखेंगे, लेकिन इसमें शर्त यह थी कि उसके जरिए इंसान को कोई नुकसान न पहुंच रहा हो और वह इंसान को ऑर्डर न मान रहा हो। यहाँ पर ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। अब रोबोट ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूँ, मुझे चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो कहता है कि मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता है। ईवा उससे कहती है तो यह गलत है, अगर कोई पासवर्ड ना जानता हो लेकिन वो इंसान था और मर रहा हो तो तुम्हें उसे मदद करनी चाहिए। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पर थी और तुम्हें इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया जा रहा था, हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं याद था। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट उन बेचे कुछ इंसान को भी मार डाले थे और बेचारे सभी इंसान मारे गए। वो रोबोट को बताती है कि तुम
लोगों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन फिर तुम सबको रिप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरा बस चले हो तो मैं सारी चीजें दोबारा रिप्रोग्राम कर देती और तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहाँ तक कि अभी ईवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है। उसे इस रोबोट की ही डर लगती है, लेकिन वह इस रोबोट को बंद भी तो नहीं कर सकती क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आती थी और ये क्राइम आने वाला था। अब ईवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? पर रोबोट ने जवाब दिया कि हम रोबोट्स को कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। अब ईवा को फिर से अपनी दुखियाई बात का याद आई कि वह अपनी पूरी जिंदगी में एक रोबोट के साथ गुजार रही है। तंग आकर उसने रोबोट से कहा कि कम से कम तुम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने ईवा से कहा कि अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहते हो तो तुम मुझे एक आँख ही दे दो, मुझे गिफ्ट करो जिससे मैं सब देख पाऊँ। ईवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि सोच सकती हूँ इस बारे में। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी क्योंकि उसकी ट्री अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले रोबोट ने उसे वही एडवाइस दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा अब अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसने घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उसे रोज की तरह पासवर्ड मांगी। ईवा ने उसे बताया, लेकिन रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी क्योंकि इस मर्तबा ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने में रिज्यूम हो जाता है। नए पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड असल में ईवा के डैड ने ही सेट किए थे और सभी को सेट करके डायरी में लिखा गया था। डायरी अब घर के अंदर ही था और उसे जाने ही नहीं दे रहा था। पासवर्ड देख पाती, लेकिन ये रोबोट उसे अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। ईवा यहाँ पर रोबोट की विनती करने लगती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी। ईवा को प्यास भी बहुत लगी थी। उसने जितना पासवर्ड याद था उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है कि देखो रोबोट, इस दुनिया में मैं सिर्फ अकेली हूँ और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहाँ पर लाया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो। मैं जर्नल लेकर तुम्हारे पासवर्ड तुम्हें बता दूंगी। लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनता है और रोबोट ने भी उसकी बात नहीं मानी और ईवा जाकर दूर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान भटका तो वह अपने और उसको चकमा देकर बाहर से घर के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही वो ऐसा करने लगी तो साइड से रोबोट ने उसको ऊपर गन तान दी, यानी ऐसा करना भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए तरस रही थी। कुछ देर बाद ईवा नए आइडिया के साथ रोबोट के पास आती है और वह उससे कहती है कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है तो तुम कुल्हाड़ी क्यों चाहिए? यानी इस रोबोट को सब याद था, युवा भी याद थी, लेकिन यह रोबोट अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था। जो उसे पासवर्ड नहीं बताता वह उसके लिए अनजान था और उसे वह अंदर जाने ही नहीं दे रहा था। रोबोट को ईवा भी याद, लेकिन जब तक ईवा उसे पासवर्ड नहीं बताती वह उसे अंदर नहीं जाने दे सकता था। दोबारा ईवा किसी इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी और उससे कहती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जर्नल देख के तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन अभी भी रोबोट उसकी बात नहीं मानने को तैयार था। ईवा उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आ जाना। अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड नहीं बताया तो बेशक तुम मुझे मार देना। जिस पर रोबोट ने उससे कहा कि हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें मारना। और वो बताता है कि मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूँ जो कि मेरे लिए अनजान है, और मेरे लिए अनजान वो शख्स है जो कि मुझे पासवर्ड नहीं बता सकता। मेरे रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने अब उसके सामने ट्राई करना ही छोड़ दिया और रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा कि रात में किसी तरह वह अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन रोबोट उसके दरवाजे के आगे ही खड़ा था। अगली सुबह अब ईवा का प्यास और भूख से बुरा हाल था। उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसने एक नए आइडिया लगाया और कपड़े उल्टा पहनकर और अपना मुंह ढक लेकर रोबोट के पास गई और उससे रोबोट से कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने रोबोट को बताया कि रोबोट के रूल्स के मुताबिक रोबोट को उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो एक रिफ्यूजी है और कोई भी रिफ्यूजी दूसरी जगह आकर बहुत ही आराम से रह सकती है अगर उसे अपने मुल्क में कोई खतरा हो। रोबोट उससे पूछता है कि तुम किस तरह की रिफ्यूजी हो, रिजेक्टर रिफ्यूजी या पब्लिसिटी रिफ्यूजी? ईवा यह बात जानती थी कि रिजेक्टर रिफ्यूजी को दूसरे मुल्क में आना नहीं पड़ता था, इसलिए उसने कहा कि मैं
पब्लिसिटी रिफ्यूजी हूँ। यानी युवा का कहने का मतलब था कि वह एक ऐसे मुल्क से आई है जहाँ पर जंग चल रही है। रोबोट यहाँ उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हें पीछे से घूमकर आना होगा। असल में वह उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था कि वह उसकी बात मानती है और पीछे गई और वह वापस आई तो वह उसने अपना हुलिया दोबारा युवा जैसे बना लिया था। यही तो उसकी गलती थी। रोबोट ने उसको जब स्कैन किया तो उसे एक रिफ्यूजी नहीं लग रही थी और रोबोट ने उसे दोबारा पहन देने से मना कर दिया। तीसरी मर्तबा युवा जब अपने असली हुलिये में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने युवा को देखते ही उससे कहा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक अनजान शख्स और एक रिफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। युवा को लग रहा था कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही है। वो रोबोट से कहती है कि प्लीज तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन रोबोट इस मर्तबा भी उसे पासवर्ड मांग लेता। थक हार कर युवा यहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वह रोबोट से कहती है कि अगली मर्तबा कोई रिफ्यूजी यहाँ पर आए तो वह उसे तुम पानी जरूर देना। अब पानी युवा को पीना था। वो दोबारा एक रिफ्यूजी की हुलिया बनाकर रोबोट के सामने आई और उसने रोबोट से कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी देने से पहले रोबोट अब उसके साथ इंटरनेशनल करने लगा और वह उसके डॉक्यूमेंट्स मांगने लगा। युवा उस पर गुस्सा होने लगती है कि एक रिफ्यूजी हूँ, जंग के माहौल से भाग कर आई हूँ, मेरे पास कहाँ से कोई डॉक्यूमेंट होंगे। यह सुनकर अब रोबोट उससे कहता है कि तुम्हें एक इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन जरूर देने होंगे कि तुम हमारे मुल्क में क्या चाहती हो। और युवा ने उसे एक झूठी स्टोरी बता दी कि जंग में उसके पेरेंट्स मारे गए, अब वह अकेली रहती है, उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए वह यहाँ पर आई है। तंग आकर वो दोबारा रोबोट से पानी मांगती है तो रोबोट बताता है कि मैं एक रिफ्यूजी को पानी तभी दूंगा जब मैं पहले युवा को पानी दूंगा और युवा को पानी जब दूंगा जब युवा मुझे पासवर्ड बताएगी। पासवर्ड तो याद नहीं था युवा को। एक और रात युवा को बाहर ही गुजारनी पड़ती है। भूख और प्यास के मारे उसका जिस्म कमजोर हो पड़ा था। सुबह होने पर वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे अंदर थोड़ा सा पानी पीने दो या एक सेकंड मुझे अंदर जाने दो। तो रोबोट उससे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद कर भी देता अगर मुझे लगता कि तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो, लेकिन कल ही मेरे सामने एक रिफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई, ऐसे में उन दोनों की जिंदगी होने की वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ईवा की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वह रोबोट के साथ बहस कर सके। यहाँ पर रोबोट तरस खा के उसे बताता है कि कबीरी के पावर प्लांट है कि वहाँ पर कोई इंसान हो, क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर रोबोट को चलता है। अगर वहाँ इंसान होते तो वहाँ पे पानी और खाने का भी कुछ होता। युवा बिना कुछ सोचे समझे उस जगह की तरफ बढ़ गई और उसने ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं लिया क्योंकि उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन थे और ऑक्सीजन टैंक उसके घर के अंदर था। लेकिन फिर भी वह पावर प्लेस के अंदर गई और यह पावर प्लेस बहुत गहरा था। युवा को उतरते हुए भी बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन था कि अंदर जाने पर उसे कुछ पानी की बोतलें, ऑक्सीजन सिलेंडर डालकर एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ दिया। वह अंदर चली गई, जहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ मौजूद पीने के सारे बोतल खाली थे। एक और बुरा काम जो युवा के साथ हुआ, प्लांट में आने पर इस प्लांट में कुछ एडिक्शन निकल रही थी जो कि युवा की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती थी और युवा को अब लग रहा था कि अपनी बची सारी ताकत युवा अपने कैंप में वापस जाने में लगा देती है और खैर अपनी जान बचाने की कोशिश के लिए वो उस रोबोट को ही मारने की सोचती है। अपनी गाड़ी को वह तेजी से रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन पता चलता है कि ये रोबोट बहुत मजबूत था, लोहे से बना था। गाड़ी के टकराते ही उल्टा गाड़ी ही जल गई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह देखते को मिलता है कि ईवा की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके पास गिनी चुनी सांसें बची थी। मरने से पहले उसके पास जो लेमन ट्री पेड़ था वह यहाँ पर जमीन में गाड़ देती है, इसी उम्मीद में कि शायद कभी ये उग जाए। उसको देखकर अब उसका रोबोट उसके पास आता है और वह रात में होने वाली हर चीज की रिपोर्ट देता है कि किसी अनजान ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। युवा उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वह उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है कि मुझ पर और यहाँ पर हमला होने लगे हैं, अब अपने पोस्ट और ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। युवा को डायरेक्शन की वजह से अब लोशन मोशन होने लगते हैं, जो कि उसे ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो कि उसके साथ हो ही नहीं रही थी। वह अपने आप को अच्छे कपड़े पहनते देखती है और एक दुनिया में एंजॉय कर रही थी। अगली मर्तबा उसे लूसेशन होते हैं कि जैसे कि उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन सामने वो देखती है कि वही उसका रोबोट है जो कि उससे पासवर्ड मांग रहा था। अब युवा के अंदर
बोलने की जान भी नहीं थी। यहाँ पर रोबोट ने उसे बताया कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। युवा उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और उसे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश कहती है कि तुम मेरे लेमन ट्री को पानी देना। क्या कहते ही वह मर गई। अब रोबोट ने अपनी नई पासवर्ड लेमन ट्री रख दी। इस रोबोट को आखिर इंसान के मरने पर भी कोई दुख नहीं हुआ था, वहाँ सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मूवी का कैलकुलेशन यह था कि आर्टिफिशियल इंसान जैसे फीलिंग्स नहीं बता सकते और यहीं पर कहानी एंड हो जाती है। तो मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।